जैसा कि मैं कह रहा था कि टैक्सेशन का जो फ्रेमवर्क है वो एक दिए गए समाज में इक्वालिटी या समानता को स्थापित करने में मददगार साबित होता है। और ये इक्वालिटी आप दो तरीके से समझ सकते हो। एक, इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता। टू बी वेरी प्रिसाइज, आर्थिक स्तर पे समानता को स्थापित करना इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन आर्थिक असमानता जो देश में या समाज में रहती है, रह रही जनसंख्या के बीच जो आर्थिक स्तर में असमानता है, उसे कम करने में टैक्स का फ्रेमवर्क जो है वो मददगार होता है। और इसी के साथ इस वजह से देश में जनता के बीच जो सामाजिक असमानता है, उस सामाजिक असमानता को भी कम करने में टैक्स का फ्रेमवर्क एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। कैसे करता है इसको एक एक एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखो कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का क्या मतलब है। अगर मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि एक दिए गए समाज में आर्थिक असमानता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल ये है कि समाज में रह रहे अगर 100 लोग हैं तो 10 लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनकी वार्षिक आय फॉर एग्जाम्पल की 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की है, और बाकी के 90 लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक आय स्थिति या वार्षिक आय जो है वो फॉर एग्जाम्पल की 50,000 रुपए की ही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। तो इसी को मैं क्या कह रहा हूं? आर्थिक असमानता। इस असमानता को कम करने में टैक्स का फ्रेमवर्क कैसे मददगार होता है ये हम समझेंगे। और जब आर्थिक असमानता कम होगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो सोशल इनइक्वालिटी या सामाजिक असमानता है उसमें भी क्या होगी? गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल की आर्थिक स्थिति और उसकी सामाजिक स्थिति दोनों एक दूसरे की पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। सोशल कंडीशन का क्या मतलब है कि मैं कैसी शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं, मैं कैसी स्वास्थ्य सुविधा को प्राप्त कर रहा हूं, मैं किस तरीके के एक माहौल में रह रहा हूं, ये सब क्या है? सामाजिक स्थितियां हैं। तो जब मैं इकोनॉमिक तौर पे प्रिविलेज्ड होऊंगा, मतलब कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम होऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को भी क्या करूंगा? प्राप्त करूंगा। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सामाजिक स्थिति भी क्या होगी? मजबूत बनेगी। तो कभी भी किसी भी एक इंडिविजुअल के केस में आप यही पाएंगे कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना, आर्थिक स्थिति का सुदृढ़ होना उस व्यक्ति के सामाजिक स्थिति को भी क्या करेगा? सुदृढ़ करेगा। और जो टैक्स का प्रावधान है वो प्रावधान समाज में आर्थिक असमानता को कम करके सामाजिक असमानता को भी कम करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। और इसको कैसे हम समझेंगे? तो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट क्या करती है, ये जरा गौर से समझना। टैक्स के रूप में समाज का जो सक्षम वर्ग है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, सक्षम वर्ग या कैपेबल क्लास, उससे उसके इनकम का एक हिस्सा गवर्नमेंट किस रूप में ले रही है? टैक्स के रूप में। फाइन। और जिस इनकम ग्रुप से टैक्स के रूप में मान लो कि सरकार ने 100 लोगों का एक समाज है, उसमें से 10 लोग इस तरीके की इनकम के हैं कि वो टैक्स दे पा रहे हैं या दे पाने में सक्षम हैं। उन 10 लोगों से फॉर एग्जाम्पल की 100 रुपए टैक्स के रूप में लिए गए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी या करती क्या है गवर्नमेंट इस टैक्स के पैसे का, कि इस 100 रुपए को फिर से उसी सोसाइटी में ही गवर्नमेंट क्या करेगी? खर्च करेगी अलग अलग कार्यों में। और 100 रुपए का प्रयोग करके, टैक्स से जो पैसा मिला था इसका प्रयोग करके समाज में गवर्नमेंट क्या करेगी? सभी व्यक्तियों को, केवल जिन्होंने टैक्स दिया है उनको ही नहीं, अब सभी इंडिविजुअल को जो भी आवश्यक सेवा या आवश्यक वस्तु है वो सरकार प्रदान करेगी। आवश्यक सेवा का क्या मतलब हुआ? जैसे आप देखते हो सरकारी शिक्षा, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा, इन तमाम चीजों को सरकार जो मुहैया कराती है उसके लिए आवश्यक फंड या रिसोर्सेज कहां से मिल रहे हैं? जो टैक्स से सरकार को पैसा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया
कि फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सोसाइटी है और इस प्लेटफॉर्म को आप गवर्नमेंट मानो, तो इस एक सेक्शन से टैक्स के रूप में पैसा लिया गया और इस पैसे का प्रयोग करके अब मैं सभी को आवश्यक वस्तु और सेवा दे रहा हूं, आपको भी और आपको भी। मतलब कि जो सेवाएं दी जा रही हैं उनका जो एक कॉस्ट है, जो भी उसका कॉस्ट है, उसका एक मूल्य जो भी है, उस मूल्य को पे करने की क्षमता इस सेक्शन के पास नहीं थी। तो इस सेक्शन को कैसे ये सुविधा दी गई? उस मूल्य को यहां से प्राप्त किया गया, इस सेक्शन से, और फिर उसी मूल्य के रूप में वो सेवाएं इस पर्टिकुलर सेक्शन को प्रोवाइड की गई। इसी तरीके को हम क्या कहते हैं? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम, या समाज में आय का पुनर्वितरण, या दूसरे शब्दों में कहिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ व्हाट? एसेट्स, संपत्ति का पुनर्वितरण। कि जो संपत्ति इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा संपत्ति पड़ी हुई है, इसी सेक्शन से उस संपत्ति का एक हिस्सा टैक्स के रूप में मैंने लिया और उस हिस्से को अब पूरे समाज में मैंने क्या किया? वितरित किया। तो टैक्स या कर का प्रावधान किसी भी एक दिए गए समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम कैसे करता है? थ्रू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम। ये वर्ड याद रखिएगा। क्लियर? इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि टैक्स या कर के रूप में सरकार को जो राजस्व मिल रहा है, उस राजस्व का प्रयोग करके अपने समाज में सरकार कई प्रकार की आवश्यक रक्षा या सुरक्षा जैसी सुविधाओं को भी क्या करती है? प्रदान करती है अपने देश के पॉपुलेशन को। जो भी आप डिफेंस में खर्च देखते हो या देश की सुरक्षा के नाम पे आप खर्च देखते हैं, उन तमाम खर्चों का स्रोत या सोर्स क्या है गवर्नमेंट के लिए? टैक्स रेवेन्यू। ये भी एक कंट्रीब्यूशन है टैक्स का। और इतना ही नहीं, अब मैं आपको एक थोड़ा सा नई जानकारी यहां पे दे रहा हूं। अमूमन टैक्स या कर के बारे में यही आप पढ़ेंगे कि टैक्स का प्रावधान एक दिए गए समाज में सामाजिक और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। लेकिन 2018 के इकोनॉमिक सर्वे में एक और बेहतर भूमिका टैक्स की बताई गई, और वो क्या था कि टैक्स का प्रोविजन एक किसी भी दिए गए समाज में अगर टैक्स की कंडीशन बेहतर होगी तो उसका एक राजनीतिक लाभ भी मिलता है उस देश को, या पॉलिटिकल बेनिफिट भी मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि ये पॉलिटिकल बेनिफिट क्या है? तो इकोनॉमिक सर्वे में एक स्टेटमेंट प्रयोग किया गया, मैं उसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करूंगा यहां पे। स्टेटमेंट ये था कि प्रोविजन ऑफ टैक्स इज लाइक अ glue which bind government with its population। हिंदी में कहूं तो टैक्स का प्रावधान एक ग्लू की भूमिका का निर्वहन करता है, जिसकी वजह से उस देश की सरकार और उस देश की जनता के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित हो पाता है। और जब गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित होगा, ट्रस्ट या विश्वास का एक फैक्टर मजबूत होगा, लोगों का सरकार पे जब विश्वास होगा तो अल्टीमेटली डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की भावना भी क्या होगी? मजबूत होगी। और डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक भावना का मजबूत होना, ये किस तरीके का बेनिफिट या किस तरीके का ये लाभ है? पॉलिटिकल बेनिफिट है या राजनीतिक लाभ है। आपकी शीट में ये सारी चीजें लिखी हैं, बस आप समझते जाइए। तो जब भी टैक्स के सिग्निफिकेंस की बात की जाए कि कर प्रावधान का महत्व क्या होता है, तो केवल सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस या सामाजिक आर्थिक महत्व तक ही सीमित ना रख के प्लीज आप इस एक पॉलिटिकल बेनिफिट की भी बात करेंगे। क्लियर?
अब प्रश्न ये उठता है कि टैक्स का फैक्टर एक ग्लू की भूमिका का निर्वहन कैसे करता है। सोचो जरा, टैक्स की वजह से कंट्री की पॉपुलेशन और गवर्नमेंट के बीच एक बेहतर ट्रस्ट या एक बेहतर कोरिलेशन कैसे डेवलप हो सकता है। आपका क्या इस पे मानना है? सोचिए। देखो, एक एक करके समझते हैं बेसिक से। टैक्स एक इंडिविजुअल दे रहा है अपने इनकम से, उस इनकम को उसने अपनी मेहनत से अर्न किया है, यही है ना। मैंने कहीं नौकरी की, नौकरी से मुझे इनकम मिली, तो उस पूरे अमाउंट पे हक तो मेरा है कि कैसे उसे खर्च करना है। तो एथिकल या नैतिक रूप से देखें तो मेरी इनकम का 1 रुपया भी क्या मैं टैक्स के रूप में दूं या ना दूं, इस पे अल्टीमेट डिसीजन जो है वो मेरा होना चाहिए एथिकल सेंस में। बट गवर्नमेंट या सरकार ने एक तरीके की लीगल ऑब्लिगेशन या एक वैधानिक जिम्मेदारी मेरे पे डाल दी है कि मुझे अपने इनकम का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देना ही देना है। तो जब समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग, गौर से सुनिएगा इस स्टेटमेंट को, जब सोसाइटी की मेजॉरिटी पॉपुलेशन टैक्स या कर की अदायगी करेगी, तो उस पॉपुलेशन का एक माइंडसेट ऐसा डेवलप होगा कि हमने अपनी इनकम का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में दिया, तो पॉपुलेशन जानने की भी कोशिश करेगी कि गवर्नमेंट हमारे उस इनकम का प्रयोग कैसे कर रही है। आप बहुत कॉमन सेंस, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आप अपने इनकम का एक हिस्सा किसी को देते हैं कि लो ये ले जाके खर्च करो, तो एक ह्यूमन नेचर क्या है कि आप जानने के इच्छुक होंगे कि उसने मेरे द्वारा दिए गए उस अमाउंट का प्रयोग कैसे किया। सेम लॉजिक यहां पे भी है कि जब देश की ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अपने इनकम का हिस्सा टैक्स के रूप में देगी, तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन अवेयर होगी, जागरूक बनेगी, ये जानने के लिए कि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स का प्रयोग सरकार कैसे कर रही है। और जब गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे एक ये सेंस या इस तरीके की एक समझ विकसित होगी कि ज्यादातर लोग चूंकि टैक्स दे रहे हैं, इसलिए देश के जनता की नजर है हमारे कार्यों पे, तो सरकार भी क्या होगी, अकाउंटेबल बनेगी, जवाबदेह बनेगी। और गवर्नमेंट जब अकाउंटेबल बनेगी, तो सरकार के द्वारा दी जा रही जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं या सर्विसेज हैं, वो भी क्वालिटेटिव या गुणवत्ता युक्त बनेंगी। और लोगों तक जब सेवाएं बेहतर तरीके से पहुंचेंगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, तो पॉपुलेशन जो है वो सरकार पे क्या होगा, पॉपुलेशन सरकार के उस कार्य से संतुष्ट होगी। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट और पॉपुलेशन के बीच जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं कि ट्रस्ट फैक्टर क्या होगा, डेवलप होगा। और जनता और सरकार के बीच जब बेहतर ट्रस्ट डेवलप होगा, इसी को मैं कह रहा हूं कि ये एक पॉलिटिकल बेनिफिट है। तो किसी भी एक समाज में टैक्स या कर के प्रावधान का सिग्निफिकेंस कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक पहले फॉर्मल डिस्कशन पे। यहां पर एक शब्द मैंने प्रयोग किया कि गवर्नमेंट, सरकार समाज से जो टैक्स के रूप में पैसा ले रही है, अगर मैं इसको थोड़ा डायग्राम से बताने की कोशिश करूं, मान लो कि ये सोसाइटी है, मतलब पॉपुलेशन, सोसाइटी से ही सरकार को टैक्स का पेमेंट किया जा रहा है, और उस टैक्स के पैसे का प्रयोग करके सरकार क्या कर रही है, समाज में आवश्यक सर्विसेज और आवश्यक गुड्स या वस्तुओं को वितरित कर रही है। अब ध्यान रखिए, यहां पे सरकार जो ये सेवा या वस्तु वितरित कर रही है या प्रदान कर रही है समाज में, ये केवल उनको ही नहीं दे रही है जिन्होंने टैक्स दिया। सरकार के द्वारा दी जा रही ये सेवाएं और वस्तुएं अब समाज के सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए इन सेवाओं या इन वस्तुओं के साथ एक और वर्ड हम यूज कर देते हैं, क्या, पब्लिक सर्विस या पब्लिक गुड, लोक वस्तु या लोक सेवा। नॉर्मल सेंस में क्या था, कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि आप नॉर्मली कोई पेमेंट करते हैं तो उसके बदले में आपको प्राइवेट बेसिस पे, व्यक्तिगत तौर पे वस्तु या सेवा मिलती है।
सरकार टैक्स का पैसा प्रयोग करके जो सर्विस या वस्तु बाजार में या समाज में दे रही है, उसका नेचर कैसा है? पब्लिक गुड या पब्लिक सर्विस। अब प्रश्न उठता है कि कैसे इन्हें डिफाइन करोगे, तो थोड़ा इनकी डेफिनेशन लिख लो। पब्लिक सर्विस या पब्लिक गुड्स का क्या मतलब होता है? लोक वस्तु एवं लोक सेवा। लिखिए, पब्लिक गुड्स एंड पब्लिक सर्विसेज, public goods and public services have two important characteristics. लोक वस्तुओं एवं लोक सेवाओं की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट, नॉन एक्सक्लूडेबल, गैर निष्कासित, एंड सेकेंड वन इज नॉन राइवेलरस या गैर प्रतिद्वंदी। हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हो वो हिंदी के साथ साथ जो की वर्ड्स हैं उसका इंग्लिश वर्ड भी लिखा करो। नॉन राइवेलरस या गैर प्रतिद्वंदी, नॉन राइवेलरस या गैर प्रतिद्वंदी। अब इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है? नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि उस वस्तु के प्रयोग से किसी को निष्कासित नहीं किया जाएगा। नॉर्मली जो प्राइवेट सर्विस या प्राइवेट गुड्स होते हैं उनका नेचर क्या होता है? एक्सक्लूडेबल होता है। इट मीन्स कि अगर मैं दुकान से जाके कोई वस्तु खरीद रहा हूं तो वो प्राइवेट कमोडिटी है, मतलब कि उस पे उसका प्रयोग करने का पूरा हक क्या है? मेरा है, वो केवल मेरे लिए उपलब्ध है। ये अलग चीज है कि मैं अगर चाहूं तो किसी और को दे दूं, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट मैं जाके मार्केट से अगर कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं मोबाइल खरीदता हूं तो वो मोबाइल मेरा है, उस पर पूरा हक मेरा हो गया। अब बाकी के लोग मेरे उस कमोडिटी का प्रयोग करने से क्या हो गए? एक्सक्लूड हो गए या निष्कासित हो गए। लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं और पब्लिक गुड्स जो होते हैं उनका नेचर होता है नॉन एक्सक्लूडेबल। इट मीन्स कि मैं अगर उस वस्तु का प्रयोग कर रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति भी उस वस्तु का प्रयोग करने के लिए उतना ही सक्षम है। तो नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब समझ में आ गया कि अब इसका एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, जो आप सड़क देख रहे हैं, सड़क एक क्या है? पब्लिक कमोडिटी है, और उस सड़क का प्रयोग वो भी कर रहा है जो समाज का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, और वो सड़क का प्रयोग वो भी व्यक्ति कर रहा है जो उस सोसाइटी का सबसे पुअर इंडिविजुअल है, जिसने किसी तरीके का टैक्स पे नहीं किया। इसी तरीके से आप बाकी की और भी पब्लिक गुड्स को देख सकते हैं। स्ट्रीट लाइट, वो स्ट्रीट लाइट की सुविधा उस व्यक्ति के लिए भी है जिसने टैक्स पे किया है, और उसके लिए भी है जिसने टैक्स नहीं पे किया है। तो इसका मीनिंग लिख लो नॉन एक्सक्लूडेबल का। नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूटिलाइजिंग or consuming. No one is excluded from utilizing or consuming that commodity or service. उस वस्तु या सेवा का प्रयोग करने से व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। एंड नॉन राइवेलरस का क्या मतलब है? लिखो, इट मीन्स यूज ऑफ commodity or service. It means use of commodity or service by one individual. Use of commodity or service by one individual. Use of commodity or service by one individual
does not reduce its availability for other individual ऐसी वस्तुएं या सेवाएं जिनका किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया प्रयोग दूसरे व्यक्ति हेतु उनकी उपलब्धता को कम ना करे। अभी जो दो एग्जाम्पल मैंने दिए उसी पे सोचिए। रोड का यूज अगर एक इंडिविजुअल कर रहा है तो जिस मात्रा में, जिस तरीके से वो रोड एक इंडिविजुअल के लिए उपलब्ध थी, उसके यूज करने के बाद भी वो कमोडिटी दूसरे व्यक्ति के लिए भी उसी स्थिति में क्या है, उपलब्ध है। तो इसको कहते हैं नॉन राइवेलरस। तो याद रखिएगा कि किसी भी पब्लिक गुड या पब्लिक सर्विस का मतलब होता है या उनकी विशेषता क्या होती है, ये दो विशेषताएं। तो टैक्स के रूप में सरकार को जो राजस्व प्राप्त होता है उसका प्रयोग करके सरकार समाज में पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है।